गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मुझे बता दो कि स्क्रीन वगैरह विजिबल है, वॉइस वगैरह क्लियर है। कोई भी एक स्टूडेंट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दे जल्दी से। ओके ठीक है, स्क्रीन विजिबल है और ओके चलिए ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज आधार जैन और मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ एमपी एडीपीओ क्रैश कोर्स का। ये जो बैच हमने लॉन्च किया है ये पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा। इसमें एमपी जीके वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2 बैच ऑलरेडी हमने गूगल मीट पर लिए थे। जो थर्ड बैच है उसमें हमने हमारा ये ऐप लॉन्च किया और इसी पर आपको ये पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, एक आपको ब्लूप्रिंट देता हूँ कि किस तरीके से हम इस कोर्स को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 28 बेयर एक्ट्स हैं एमपीडीपीओ आपके एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर जो एमपीजी के इस बार एमपीजी के भी इंक्लूड किया गया है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे आपको सेपरेट उसका एक टेस्ट देना होगा। आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, सेम एमपीडीपीओ पैटर्न पर होगा। नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, जितनी नेगेटिव मार्किंग होगी उतने 30 40 50 जितने भी क्वेश्चंस में बन सकेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बनाए जाएंगे आपको पढ़ाने के बाद, और उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। अब उसको आप सॉल्व करेंगे तो काफी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि अगर आपके 28 बैरेक्ट्स हैं और 30 40 क्वेश्चंस अराउंड होंगे तो 1500 अराउंड क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। देन अगर हम बात करें एमपीजीके की, तो एमपीजीके हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज उसको कवर करेंगे। और उन सारे टॉपिक्स के जैसे ही एक टॉपिक कवर हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल एक रिवर करके हमने पढ़ा, तो रिवर से रिलेटेड हम पूरा इन डेप्थ उसमें पढ़ेंगे कि रिवर कहाँ से निकली, कहाँ को गई है, किस साइड ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। इस तरीके से सारी उसकी ओरिजिन वगैरह सब पढ़ेंगे। और उसका जैसे ही वो एक रिवर टॉपिक कंप्लीट हुआ सपोज, तो उसका आपको एक टेस्ट देना होगा। उसमें भी 10 20 30 जितने भी क्वेश्चंस बन सकेंगे हम करेंगे। तो इस तरीके से वहां भी आपके 500 to 1000 क्वेश्चंस अराउंड, तो ऐसे करके आपके 3000 अराउंड क्वेश्चंस आपको सिर्फ इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। दूसरों से आप एक आगे आराम से आप बढ़ सकते हो और आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको मालूम होगा कि वैकेंसीज भी काफी बढ़ चुकी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मैं आपको स्क्रीन विजिबल होगी। प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 है, हम इस एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी एक्ट आपको समझना है या पढ़ना है तो उसके पहले आपको उसके बारे में या उसकी कोई हिस्ट्री है तो आपको वो जानना जरूरी है। उससे क्या होगा कि जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उससे बेहतर कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकती, क्योंकि एक्ट तो सभी पढ़ेंगे बट आपने क्या उससे डिफरेंट किया या क्या डिफरेंट पढ़ा, वही एग्जाम में बताएगा कि आप कितना अच्छा एग्जाम में करोगे। अगर आपको उसके पीछे की हिस्ट्री मालूम है, बैकग्राउंड मालूम है, तो 1% बेहतर हम प्रिपरेशन मान सकते हैं कि दूसरों से होगी जिनको नहीं मालूम होगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 के बारे में, तो इसकी हिस्ट्री क्या रही है कि सबसे पहले क्या होता था जब ये एक्ट नहीं था 1988 में, तो जो इंडियन जस्टिस सिस्टम था वहां पर सिर्फ आईपीसी एक ऐसा एक्ट था जो कि डील करता था ऑफेंसेस रिलेटेड टू ब्राइवरी एंड करप्शन इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो भी ब्राइवरी या करप्शन के मामले हुआ करते थे, सिर्फ एक मात्र आईपीसी एक ऐसा एक्ट था जो कि डील किया करता था। ठीक है, बट इन 1945 जो एग्जिस्टिंग लॉ था वो एडिक्वेट नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि उतने ज्यादा लॉज नहीं थे उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, उतना अच्छे से डिफाइन नहीं की गई थी चीजों को कि कौन इंक्लूड होगा कौन नहीं इंक्लूड होगा। तो सरकार को लगा कि इनको जरूरत है ऐसे कोई एक स्पेशल लॉ बनाने की जो कि पर्टिकुलर उस चीज से डील करता हो। ठीक है, पर्टिकुलर, क्योंकि इनको क्या करना था, इनको कम करना था, ब्राइवरी या करप्शन जो बढ़ रही थी उसको कम करना था। तब जाके क्या हुआ, इन्होंने प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1947 आया। तो इसके पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें थोड़ी, तो यहां पर जो 1988 है इससे पहले कौन सा था, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1947 एनफोर्स में आया। ठीक है, तो 1947 आया। इसके बाद इसके अंदर 2 अमेंडमेंट हुए थे। तो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था 1952 में। और एक और अमेंडमेंट हुआ था एंटी करप्शन लॉ, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंटी करप्शन लॉ करके भी एक अमेंडमेंट हुआ था 1964 में, जो कि बेस्ड था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनम कमेटी। संतनम कमेटी पर ये बेस्ड थे। ठीक है, तो ये कुछ इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि लॉ क्या है, रिफॉर्मेटिव होता है। जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होते जाते हैं लॉ भी बदलता जाता है, या कुछ ना कुछ उसमें अगर कुछ चीजें ऐसा लगता है सरकार को कि कुछ छूट गया है इसमें, या ये चीज आनी चाहिए, यहाँ पर लोग बच रहे हैं ऑफेंस करके, या फिर इस तरीके से लूप होल्स हैं एक्ट में, तो वो क्या करते हैं, ओवरकम करते रहते हैं, अमेंडमेंट्स लाकर उस पर बदलाव लाते रहते हैं। अब क्या हुआ, जब 1988 एक्ट बना तो जो ये ऑलरेडी 1947 हमारा था, ये एज अ पायलट
काम आया। तो इसको एज अ बेस बनाते हुए प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 की नींव रखी गई। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो 9 सितंबर 1988 को ये फोर्स में भी आया। ठीक है, देखिए एमपी एडीपीओ के लिए आपको, अगर आप सिविल जज या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप कोई भी एग्जाम की आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर आप वहां पर तैयारी कर रहे हैं तो उतना ज्यादा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या फिर हम कहें कि डिफरेंट टाइप का पैटर्न होता है। एमपी एडीपीओ का पैटर्न ऐसा है कि आपको डेट्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करना होगा, आपको सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना होगा, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही आएंगे। जो हमने पेपर का पूरा एनालिसिस किया है उस हिसाब से हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जिस भी तरीके से हम इस एक्ट को पढ़ेंगे मैं आपको वहीं वहीं पर बता दूंगा कि जहां जहां से क्वेश्चंस बने हैं या बनने के चांसेस हैं। तो इससे क्या होगा कि आप भी उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे जब एक्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, इनका जो मेन पर्पस क्या था इस एक्ट को लाने का, एंटी करप्शन लॉ। ठीक है, जिससे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बनाया जाए, ऐसा कुछ करा जाए कि उसका कवरेज बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग को इन्होंने कोशिश की इसमें इंक्लूड करने की कि कोई भी कहीं रह ना जाए, जो ब्राइब दे रहा है, जो ब्राइब ले रहा है, एंड इवन जो बीच में जो लोग होते हैं, जो कि आपने इस तरीके से सुना होगा कि मैं ये काम करवा दूंगा, तू इतने पैसे मुझे दे देना। अगर सपोज करे कोई व्यक्ति है और उसने आपसे 10,000 रुपए लिए और आपका काम करा दिया, ठीक है, तो उस तरीके के जो लोग होते हैं वो भी इस एक्ट के अंदर कवर किए गए। तो आप समझ सकते हो कि कवरेज कितनी अच्छी खासी इन्होंने रखी हुई है इस चीज के लिए। ठीक है, देन हम बात करते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स की। तो जैसा कि आप आईपीसी आपने पढ़ा ही होगा, इंडियन पिनल कोड 1860, वहां पर आपने देखा होगा कि 161 से 165 ए ऑफ आईपीसी जो है रिपील कर दिए गए हैं, और वहां पर लिखा हुआ है कि द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 31 से वो रिपील हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो मैंने यही बता दिया आपको, जो कि पीसीए का सेक्शन 31 है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो इस तरीके से क्या है, इसका स्कोप बढ़ाया गया। जब ये 1988 आया, पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताई गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उनमें कवरेज बढ़ाया गया, काफी चीजें उसमें इंक्लूड की गई, तो वो भी देखेंगे, केस लॉस भी देखेंगे। और 1988 बनाया तो क्या है, इसमें कोशिश की है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट किया गया है किसकी ओर, एक्यूज की ओर, कि एक्यूज प्रूफ करेगा कि उसने ब्राइब ली या नहीं ली। ठीक है, आई होप इतना आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। हिस्ट्री वगैरह थोड़ा बैकग्राउंड की अपने बात कर ली। अब हम आते हैं एक्ट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्ट हमारा आज से। प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। अब देखिए, जो भी एक्ट रहेगा तो उसका जो एक्ट नंबर है आपको मालूम होना चाहिए। आप चाहे तो सेपरेट एक लिस्ट बना लें, इसकी एक लिस्ट तैयार कर लें कि कौन से एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, कुछ ट्रिक बना सके, निमोनिक्स बना सके, किसी भी तरीके से, बट हमें याद होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए एक्ट नंबर क्या है। सेकंड, ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमें मालूम होना चाहिए सारे की कि जितने भी कभी कभी सॉरी कि ये कब एनफोर्स में आया। तो एनफोर्समेंट डेट हो गई एक तो। सेकंड, हमारी जो असेंट होती है, जो प्रेसिडेंट असेंट देता है, वो भी याद होना चाहिए। पिछली बार भी कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आए हैं कि वहां पर उन्होंने पूछा है कि इस एक्ट को प्रेसिडेंट ने असेंट कब दी, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। हमारा बात करता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, सेक्शन 1 बात करता है, जो कि अधिकतर ऑलमोस्ट एक्ट्स में यही होता है कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। देन यहां पर बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ है कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर काफी सारी जगहों से, जैसे पहले लिखा होता था कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हट चुका है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हटा है, ये किस एक्ट से हटा है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो ये हटा है, ये इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। मैं फुल नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था जिससे ये हटा है। और ये एनफोर्स कब आया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये 31 अक्टूबर 2019 को एनफोर्स हुआ है। तो एक क्वेश्चन एमपीएडीपीओ में आप एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका एक्ट नंबर भी आप पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा, एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। मतलब आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी अगर कोई जो इंडियन सिटीजन्स रह रहे हैं उन पर भी ये एप्लीकेबल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2।
सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दी गई है। हमने जो पेपर का एनालिसिस किया है उसमें हमने देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं काफी, ऑलमोस्ट आप पेपर में ये मान लो कि हो सकता है 7-8 क्वेश्चन तो ये हो जाए कि 2 के ए के प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में क्या दिया हुआ है, या फिर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के 2 के डी में क्या दिया है। तो इंपॉर्टेंट तो एटलीस्ट हमको मालूम होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो वो रेज हैंड कर कर पूछ सकता है या फिर चैट बॉक्स में लिख सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं 2A की ओर। 2A बात करता है इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन ये बहुत नॉर्मली वही बताता है जो कि नॉर्मली आप मतलब समझते हो कि कोई पार्लियामेंट के इलेक्शन है, लेजिस्लेचर के इलेक्शन है, लोकल अथॉरिटी के इलेक्शन है, या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी के इलेक्शन है। तो वही यहाँ पर इलेक्शन समझाया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन 2B पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक ड्यूटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पब्लिक ड्यूटी को कहां पर डिफाइन किया गया है। तो हमें मालूम होना चाहिए प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के 2 के बी में पब्लिक ड्यूटी को डिफाइन किया गया है। पब्लिक ड्यूटी मतलब यहां पर इन्होंने बताया ऐसी ड्यूटी जिसको डिस्चार्ज करते वक्त स्टेट, पब्लिक, कम्युनिटी का इंटरेस्ट हो। ठीक है, कम्युनिटी का इंटरेस्ट एट लार्ज अफेक्ट हो रहा हो, वो पब्लिक ड्यूटी है। अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने यहां पर एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि स्टेट का मतलब क्या है। जो यहां पर इन्होंने स्टेट बोला, स्टेट इन्होंने किस चीज को माना है यहां पर बताया है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। ऑप्शन दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, इस तरीके से मतलब कुछ भी क्वेश्चन और एमसीक्यू बना के दे सकते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है। स्टेट में इंक्लूड है पहला तो कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट। अगर स्टेट एक्ट के अंदर है या कोई प्रोविंशियल एक्ट है या फिर सेंट्रल एक्ट है, उसके अंदर अगर कोई भी कॉर्पोरेशन बनाई गई है वो भी स्टेट के अंदर इंक्लूड होगी, पहली चीज। दूसरी, अगर कोई अथॉरिटी है, कोई बॉडी है जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी। अब सपोज करो, देखो गवर्नमेंट अगर ओन कर रही है तो हम ये मान सकते हैं कि 51% की जो पार्टनरशिप है या 51% की इक्विटी जो है वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है तो भी स्टेट माना जाएगा उसको। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट किसी को एड वगैरह कर रही है, मतलब फंड वगैरह दे रही है, तो वो भी स्टेट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो या फिर आप रेज हैंड कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन तक आई होप सभी को क्लियर है। ओके, देन हमारा 2C है। ओके, ये थोड़ा सा मर्ज हो गया यहां पर, यहां से हमारा जो है ये 2C है, पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। तो यहां पर बता रहा है पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या। पब्लिक सर्वेंट मतलब यहां पर इन्होंने बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2 के C में पब्लिक सर्वेंट है तो हमें मालूम होना चाहिए। एक पब्लिक ड्यूटी, दूसरा पब्लिक सर्वेंट, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसके आगे, तो आप भी चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर आप एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो सबसे उसका बेहतर तरीका ये होता है कि साइड में थोड़ा सा स्पेस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो है थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या करो, जो भी पॉइंट, अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए तो आप साइड में शॉर्ट में लिख सकते हो कि उसका क्रक्स क्या है, बोलना क्या चाह रहा है वो पॉइंट। तो उससे क्या होगा ना, अगली बार जब उस एक्ट को आप पढ़ोगे तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट मींस यहां पर उन्होंने बताया, जैसे आप आईपीसी पढ़ते हो वहां भी पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है, वैसे भी यहां पर भी पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है। सबसे पहले उन्होंने बोला एनी पर्सन इन दी सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट में सर्विस वगैरह कर रहा है, ठीक है, पे वगैरह रिसीव कर रहा है या फिर रेम्युनरेशन रिसीव कर रहा है। बट रेम्युनरेशन भी दो प्रकार की, कैसे उन्होंने बोला कि या तो फीस ले रहा है या कमीशन ले रहा है। ऑब्वियसली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, कोई पब्लिक ड्यूटी कर रहा है या तो सर्विस में है या फिर पे ले रहा है या फिर रेम्युनरेशन ले रहा है क्योंकि उसने कोई सर्विस दी है सरकार को इन द फॉर्म ऑफ फीस और कमीशन, तो वो फॉल करेगा अंडर पब्लिक सर्वेंट। देन सेकंड बात कर रहा है, कोई अगर सर्विस या सर्विस में है या पे ले रहा है लोकल अथॉरिटी से, तो वो भी इंक्लूडेड। तो आप क्या कर सकते हो, आप साइड में लिख सकते हो कि सर्विस और पे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसको सर्विस और पे लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन आप यहां पर लिख सकते हो कि रेम्युनरेशन वगैरह, फीस, कमीशन, इस तरीके से शॉर्ट में लिख लोगे ना तो बेहतर तरीके से चीजें हो जाएंगी। ओके, देन थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड क्लॉज क्या बात करता है? थर्ड क्लॉज बोलता है, ये थर्ड क्लॉज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन की चीजें दी गई हैं उसी से काफी सिमिलर है कि एनी पर्सन इन दी सर्विस और पे ऑफ अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और एन अथॉरिटी बॉडी ओन कंट्रोल, वही जो मैंने आपको समझाया। अगर कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है वो है, तो उसमें अगर कोई काम कर रहा है या पे वगैरह ले रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर कोई
गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है या किसी को फंड जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो अगर वहां पर है तो वो भी इस चीज में पब्लिक सर्वेंट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो कैसे भी करके अगर इन पॉइंट्स के अंदर फॉल करेंगे तो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आप आ जाओगे, इस एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्लॉज की ओर। यहां पर बात करता है कि एनी जज इंक्लूडिंग कोई पर्सन जो एम्पावर्ड है बाय लॉ टू डिस्चार्ज। ठीक है, जज तो है ही सही, बट साथ में क्या है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पावर दी गई है लॉ द्वारा कि वो कौन से फंक्शंस डिस्चार्ज कर सकता है, तो कोई भी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। तो आप ऐसे साइड में लिख सकते हो कि जज प्लस पर्सन एम्पावर्ड, तो क्या रहेगा, आपको याद रहेगा पर्सन एम्पावर्ड, और यहां पर दोनों में एरो बना के लिख लो या किसी भी तरीके से कि एडजुडिकेटरी फंक्शंस कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो साइड में। देन आगे बढ़ते हैं सब क्लॉज 5 की ओर। सब क्लॉज 5 बात करता है कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कोई पर्सन है जिसको ऑथराइज किया गया है किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कौन हो सकता है, तो लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, ये सब भी इंक्लूड हो जाएंगे। अब मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं डिटेल में, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में कि सर लिक्विडेटर मतलब क्या है, रिसीवर मतलब क्या है, कमिश्नर मतलब क्या है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीज मालूम है। आगे बढ़ते हैं 6 क्लॉज के ऊपर। तो यहां पर बता रहा है कि एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रिफर्ड, तो क्या करा है यहां पर, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने, ठीक है, इन्होंने कोई भी कॉज या फिर कोई मैटर इनके सामने आया जिसको उन्होंने रेफर किया है कोई आर्बिट्रेटर के पास, किस चीज के लिए, डिसीजन के लिए, या फिर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई रिपोर्ट सबमिट करो, तो जो आर्बिट्रेटर है वो भी फॉल करेगा किसके अंदर, पब्लिक सर्वेंट के अंदर। तो आप ऐसे साइड में लिख लो इसको, आर्बिट्रेटर। ठीक है, इस तरीके से लिखते चलिए। देन आता है हमारा क्लॉज 7। क्लॉज 7 बात करता है एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल। अगर आपको नहीं मालूम इलेक्टोरल रोल मतलब क्या है तो मैं बता दूं, आपने जब अभी देखिए कहीं कहीं पर कहीं कहीं इलाकों पर वोटिंग वगैरह हो रही है, तो आपने देखा होगा एक लिस्ट रखे रहते हैं, जो एक लिस्ट होती है ना कि इस एरिया में इतने लोग रहते हैं, इनके परिवार में इतने लोग हैं, तो कौन वोट डालने आए कौन नहीं आए, तो वो जो लिस्ट होती है उसको इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने वाले लोग, रिवाइज करने वाले लोग, पब्लिश करने वाले लोग, प्रिपेयर करने वाले लोग और इलेक्शन वगैरह को कराने वाले लोग भी इसके अंदर आएंगे, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, देन आता है हमारा क्लॉज 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे जो इन्होंने उस चीज को इतना कवरेज जो है इसकी बढ़ा देते हैं कि पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आएगा। तो इन्होंने बोल दिया क्लियरली, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो होल्ड करता है ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, कोई भी पब्लिक ड्यूटी अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। एक्चुअली क्या है, इसमें केस लॉ भी है 8 वाले में, कि एक केस आया था जिसमें उन्होंने पूछा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, आगे बता दूंगा उस चीज को मैं कि कौन सा केस था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि प्राइवेट बैंक्स भी जो है, प्राइवेट बैंक में जो लोग काम करते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का केस है इसमें दिया हुआ है 8 वाले क्लॉज में, जो कि क्वेश्चन उठा था। तो उसमें उन्होंने जज साहब ने कहा था कि जो प्राइवेट बैंक वाले जो लोग हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआई से उनको परमिशन मिलती है बैंक को, तब जाके बैंक वगैरह फंक्शनिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है हमारा 9th क्लॉज। 9th क्लॉज बात करता है एनी पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ नहीं करना है, साइड में लिख लो कि रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसके अंदर इंक्लूड है। जो एंगेज है, किन चीजों में एंगेज है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, बैंकिंग है, जो रिसीव कर रहे हो फाइनेंशियल एड किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, या फिर उनके द्वारा जो भी कोई अगर कॉर्पोरेशन बनाई गई है अंडर सेंट्रल स्टेट एक्ट के अंदर बनाई गई है, या फिर फंड वगैरह गवर्नमेंट से उनको मिल रहा है, तो वो कॉर्पोरेटिव रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज इसको याद रखना। ऐसा ना हो इस तरीके का एमसीक्यू दे दें जहां पर उन्हें रजिस्टर्ड वर्ड को हटा दें और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिख दे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, जिससे आपका कहीं पर भी भूल चूक से भी एक नंबर डिडक्ट ना हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10th क्लॉज की बात करते हैं। अब जल्दी चलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बस आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, कि एनी पर्सन हु इज अ चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल अगर आप दे सकते हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आप क्या इस पर बेहतर एग्जांपल दे सकते हो, सबसे बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है, और वो मैं आपको बता दूं कि ये रिलेटेड है आपके एग्जाम से। ठीक है,
चलिए मैं बता देता हूं कि आपका एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, आपका एग्जाम एमपीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, राइट। तो ये क्लियरली इसका एग्जाम्पल है, आप इसको ले सकते हो कि देखो, चेयरमैन मेंबर एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन और बोर्ड बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड और अ मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड बाय सच कमीशन या फिर बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन और मेकिंग एनी सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सच कमीशन और बोर्ड। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, समझाने से इसमें कुछ है नहीं। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एनी पर्सन जो वाइस चांसलर है, मेंबर है गवर्निंग बॉडी का, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर सब आ जाएंगे इसके अंदर, जो भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर है। और वो व्यक्ति भी आएंगे हुज सर्विस हैव बीन अवेल्ड बाय अ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी किसी सर्विस वगैरह ले रही है या फिर कोई अदर पब्लिक अथॉरिटी है जो कि किस चीज से कनेक्टेड है, विथ होल्डिंग और कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, तो कंडक्ट वगैरह करवा रहे हैं एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड अगर है तो ये लोग भी फॉल करेंगे। ठीक है, कुछ इसमें समझाने ऐसा है नहीं, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल है, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं क्लॉज 12 की ओर। क्लॉज 12 बात करता है एनी पर्सन हु इज अ ऑफिस बियरर और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल अदर इंस्टीट्यूशन, या फिर रिसीव कर रहा हूँ एड वगैरह सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। आई होप आपको इतना क्लियर है, आपको पब्लिक सर्वेंट वाले पॉइंट क्लियर हैं। उसके बाद इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन है। अच्छा ठीक है, ये दो एक्सप्लेनेशन है, आई डोंट नो व्हाई ये यहाँ पर क्यों शो कर रहे हैं, ये डी के ऊपर शो करने चाहिए थे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से एरो बना देता हूं। तो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 हम देख लेते हैं क्या बात करता है। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है द पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है डायरेक्ट इस पे। अब देखिए समझिएगा ये क्या बोलता है, इन्होंने बोला कि जो हमने 1 से लेके 12 तक सब क्लॉजेस देखे हैं 2 के सी में, जहां पर पब्लिक सर्वेंट बताए गए हैं कि ये लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। ऑलराइट, तो यहां पर क्या इन्होंने बोला कि एक्सप्लेनेशन 1 में इन्होंने बोला कि जितने भी लोग इसके अंदर फॉल कर रहे हैं सब क्लॉजेस के अंदर, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, भले ही से वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हो चाहे ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति इसके अंदर फॉल कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 8th वाले में एक केस में बोला गया था कि प्राइवेट बैंक भी, जो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक्सप्लेनेशन 1 का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए मैं उसका केस भी आपको बता ही देता हूँ। मैं साइड में लिख देता हूँ आपको केस जो है। ओके, मैं केस जो है यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। इसका केस था सीबीआई बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड सेल वर्सेस रमेश गैली। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा, 2015 का केस था जहां पर ये एक्चुअली यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठा था कि द क्वेश्चन वाज दैट व्हाट बॉडीज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन उठा था, तो जो हमारे एपेक्स कोर्ट है उन्होंने बोला था कि जो भी ऑफिसर्स हैं प्राइवेट बैंक्स के, वो आते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, तो क्योंकि मेनली उनका मतलब आपको मालूम ही है कि इस एक्ट का पर्पस क्या है, वो एंटी करप्शन जो लॉ है उनको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाना। तो आई होप क्लियर होगा, आप इसको लिख सकते हैं। हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं भी थोड़ा सा यूज टू हो रहा हूँ पेन टाइप से, तो इसलिए। ओके, तो एक्सप्लेनेशन 1 आई होप आपको क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन 2 हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कि wherever the word public servant occur they shall be understood of every person who is in actual position। अब इसमें मेन क्या है ना, मेन इसमें ये whatever legal defect there may be in his right to hold that situation, कोई भी अगर लीगल डिफेक्ट होता है ना तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम उसको मानेंगे पब्लिक सर्वेंट। जैसे सपोज करो कि कुछ क्वालिफिकेशन थी कहीं पर अपॉइंट होने के लिए, गवर्नमेंट जॉब थी, राइट, और आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट की। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत दिया, कोई लीगल डिफेक्ट हो, वहां पर आपका अपॉइंटमेंट हो गया, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है। तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं था, मेरी ये डिग्री नहीं थी या मेरा कुछ नहीं था। आपको पब्लिक सर्वेंट माना तो जाएगा जो काम आप कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअल पोजीशन में हो, भले ही से लीगल डिफेक्ट हो। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। ऑलराइट, चैप्टर 2 की ओर मूव करते हैं जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ। अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से मुझे फटाफट बता दो। अगर कोई डाउट है तो हम उसको ले लेते हैं, जल्दी से मुझे बता दो। क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक जो भी हमने पढ़ा? जल्दी से मुझे बता दो।
ओके तो हम फिर एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। आई होप किसी को डाउट नहीं है। ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है, चलो क्लियर है। ओके तो चैप्टर 2 हमारा बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस के लिए। अब जो यहाँ पर सेक्शन 3 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितने स्टार मार्क कर सकते हो इसके आगे स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यू हो सकता है आ जाए, सिंपल सा रहेगा बट आ सकता है यहाँ से एमसीक्यू। इसको देखते हैं। पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस के बारे में बात कर रहा, तो हम इसमें दो तीन चीजें देखेंगे। कौन सी क्वालिफिकेशन है कि कौन अपॉइंट होगा स्पेशल जज की पोजीशन पे, और दूसरा हम देखेंगे कि स्पेशल जज कौन से ऑफेंसेस का यहाँ पर ट्राई कर सकता है उनको। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं सबसेक्शन 1 की ओर। बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है मे बाय नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके अपॉइंट कर सकते हैं स्पेशल जज को। ठीक है, अब स्पेशल जज को अपॉइंट तो कर सकते हैं बट कहां पर, तो उन्होंने बोला है दो चीजों में, या तो किसी एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए कर देंगे, या फिर एरियाज भी हो सकता है, एक से या दो एरिया हो सकते हैं, उनके लिए अपॉइंट कर दें कोई स्पेशल जज को। या फिर कोई, आपने सुना होगा कि इस केस में फलाना व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ जज। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ केसेस भी हो सकते हैं, दो चार केस उन्होंने एक तरीके के उठाए और दे दिए कि इसको आप हैंडल करोगे या आप उनको ट्राई करोगे, है ना। तो मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन टू ट्राई दी फॉलोइंग, तो वो क्या करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में दे देंगे किस एरिया के लिए, कहां पर क्या किन केसेस के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है और आप कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हो। तो ये ट्राई कर सकते हैं फॉलोइंग ऑफेंसेस, कौन कौन से, तो एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो जो ये प्रिवेंशन करप्शन एक्ट का जो ये एक्ट है, इसके अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं वो सारे, जो भी ऑफेंसेस जो पनिशेबल है वो सारे कौन ट्राई कर सकता है, स्पेशल जज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको 3 का ए याद रखना है। ठीक है, देन 3 का बी और भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बात करता है यहां पर तीन चीजों के बारे में, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट और अबेटमेंट। अगर कोई व्यक्ति जो 3 के ए में दिए गए हैं उन अपराधों की कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई व्यक्ति जो 3 के ए में दिए गए अपराधों का अटेम्प्ट करता है या फिर अबेटमेंट करता है, तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है और उनका भी ट्रायल कौन कर सकता है, स्पेशल जज, उनका भी संज्ञान वगैरह ले सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की ओर। सबसेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, स्पेशल जज इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, या फिर हम कह सकते हैं एडिशनल सेशन जज। अब यहां पर बोला कि जो स्पेशल जज होगा वो व्यक्ति होगा जो कि या तो सेशन जज है या रह चुका है, अनलेस ही इज और हैज बीन अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज, या फिर असिस्टेंट सेशन जज अंडर सीआरपीसी। तो ये 3 हैं, इनको बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लें क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एडिशनल, असिस्टेंट, हो सकता है कुछ एक एडहॉक सेशन जज दे दें, या इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको क्लियर होगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लियर होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है, देखिए स्टार्टिंग कुछ सेक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैं बताऊंगा सेक्शन 4 क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं सेक्शन 4 के अंदर, उस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या देखा, ऊपर आपने सेक्शन 3 में देखा कि पावर टू अपॉइंट स्पेशल जज। अब हम देख रहे हैं केसेस ट्रेवल बाय स्पेशल जज, कि कौन से केसेस हैं जिनका ट्रायल जो है स्पेशल जज कर सकता है, तो उसके द्वारा ट्राइबल है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी। अब देखो ये जो वर्ड होता है ना, मैं आपको ये नहीं, सिर्फ आपको मैं एक्ट पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्ट को एक्चुअल में पढ़ा कैसे जाता है। जो ये लाइन होती है ना नॉट स्टैंडिंग वाली, ये कई जगह आती होगी और हो सकता है काफी स्टूडेंट्स को ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी। ये क्या लिख देते हैं नॉट स्टैंडिंग करके, या फिर सेविंग क्लॉज होगा, सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, पहले जो हमारे बैचेस हुए थे, मैं फिर से बताता हूँ कि नॉट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी, इसका मतलब है कि सीआरपीसी में कोई भी बात अगर इस तरीके की लिखी हुई है उसके होते हुए भी, या फिर कोई अदर लॉ में भी कुछ लिखा है उसके होते हुए भी, जो ऑफेंसेस हैं स्पेसिफाइड कहां पर, सेक्शन 3 के 1 में, वो ट्राइड बाय स्पेशल जजेस ओनली। तो उसका ट्राइड कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जज ट्राई कर सकता है। एक बार फिर से दोहराता हूं, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी जो भी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है 3 के 1 में, अभी हमने ऊपर देखा है 3 का 1, भूलना मत, वो ट्राई करेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ
ये ओनली वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्पेशल जज ट्राई कर सकता है। ऐसा ना हो ऑप्शन में दे दें स्पेशल जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो आप सोचो कि अरे स्पेशल जज कर सकता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो उससे बड़े हैं, वो भी कर सकते हैं और ऑल ऑफ द अबव लगा के आ जाओ। नहीं, आपको स्पेशल जज लगाना है, ठीक है। बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। देन आगे बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 बात करता है ओके जो भी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में वो ट्राई किए जाएंगे स्पेशल जज द्वारा फॉर द एरिया विद इन विच इट वाज कमिटेड। जिस भी एरिया में, ऑब्वियस सी बात है, एरिया में अपॉइंट किया गया है तो जो भी उसके एरिया में अगर इस तरीके का अपराध होगा तो वो संज्ञान लेगा, वो ट्राई कर सकता है उन ऑफेंसेस को, ठीक है। और अगर मान के चलो एक से ज्यादा, बस एक पॉइंट यहां पर ये देख लो आप कि जहां पर वेयर देयर आर मोर स्पेशल जज देन वन फॉर सच एरिया, एक से ज्यादा अगर है तो क्या होगा, अगर मान के चलो मोर देन वन है तो क्या होगा। तो यहां पर एक एमसीक्यू छोटा सा हो सकता है आ जाए कि मोर देन वन अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि वो केस कौन देखेगा। आई होप क्लियर होगा। इस तरीके से आपको बताते जाऊंगा एमसीक्यू, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्या होगा, दिमाग में बैठेगा। आप चाहो तो पेन कॉपी लेके नोट्स बना सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट में ही आप इन पॉइंट्स के बाजू में लिख सकते हो, तो क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको ये चीजें पढ़ना, याद करना। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 3 पे आ गए हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है व्हेन ट्राइंग एनी केस स्पेशल जज मे आल्सो ट्राई एनी ऑफेंस अदर देन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3। अब यहां पर आप देखो, बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कोई स्पेशल जज है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा स्पेशल जज है उसके सामने कोई केस आया, ठीक है। अब वो केस जो आया हमारे सामने वो इस तरीके का आया कि वो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट से रिलेटेड तो था, बट कुछ प्रोविजन जो है सीआरपीसी के या आईपीसी के भी अट्रैक्ट हुए जिसके लिए वो व्यक्ति पनिशेबल था, कि पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या स्पेशल जज ये बोलेगा कि नहीं नहीं भैया, हमको तो यहाँ पर इन चीजों के लिए अपॉइंट किया गया है, हम वो वाले नहीं देख सकते, हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है, या फिर हमें भैया हमें नहीं बोला उन चीजों को केस देखने के लिए तो हम नहीं देखेंगे, हम तो सिर्फ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट से रिलेटेड ही चीजों को देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 के 3 में बोला गया है कि जब आप ट्राई कर रहे हो केस, एक स्पेशल जज जब ट्राई कर रहा है तो मे ऑल्सो ट्राई एनी ऑफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से और ऑफेंस ट्राई कर सकता है, अदर देन एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3, सेक्शन 3 के अलावा भी कोई अपराधों का वो जो है उनको ट्राई कर सकता है जिसका एक्यूज्ड अंडर सीआरपीसी चार्ज वगैरह लगाया गया हो सेम ट्रायल में। आई होप क्लियर होगा। तो मतलब कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट से भी अलग अगर कोई चार्ज वगैरह लगाया है सीआरपीसी के अंदर तो उसका भी संज्ञान वगैरह, मतलब उसका केस भी जो है ये देख सकते हैं। कुल मिलाकर इतनी सी बात है। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से मुझे बता दें चैट बॉक्स में लिखकर अगर कोई डाउट है आपको तो जल्दी से, या फिर आपकी खामोशी को हाँ समझूं कि मतलब डाउट नहीं है, हाँ मतलब डाउट नहीं है, ठीक है। ओके क्लियर है सर, क्लियर है, ओके चलिए ठीक है, क्लियर है सबको। तो आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4 बात करता है हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी के लिए मैं बोल रहा था आपको कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जितने स्टार मार्क कर सकते हो ना यहाँ पर कर दो, बिल्कुल पीछे तक पन्ने में छप जाने चाहिए आपके, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। तो इसको पढ़ते, नॉट स्टैंडिंग वाले क्लॉज को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो हम क्या करा करेंगे, इसको हम स्किप कर दिया करेंगे क्योंकि अब आप स्मार्ट हो गए, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है, तो इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बात करता है सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 बात करता है ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस शैल बी हेल्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऑन डे टू डे बेसिस। तो उन्होंने बोला कि जो ट्रायल होगा वो कोशिश की जाएगी या जितना प्रैक्टिकेबल हो सकेगा डे टू डे बेसिस चलना चाहिए, ठीक है। मतलब हर दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे डेली चले, ऐसा ना हो कि आज जज साहब का मन नहीं है छुट्टी ले ली तो अगले दिन फिर मन नहीं है फिर छुट्टी ले ली, तो कोशिश की जाएगी डे टू डे बेसिस पे चलता जाए। एंड एन एंडेवर, एंडेवर का मतलब अगर सिंपल सा बताऊं तो एफर्ट होता है, कि यहां पर उन्होंने बोला है कि एफर्ट लगाया जाएगा कि उसको ये इंश्योर किया जाएगा कि वो ट्रायल जो है इसको कंक्लूड किया जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के अंदर अंदर उसका कोशिश की जाएगी कि कंक्लूड किया जाए, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस उसको कितने समय में कंक्लूड करना है उस ट्रायल को, ठीक है। तो ऑप्शन दे दिया 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, आपका आंसर आपको मालूम है 2 साल, ठीक है। देन और भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, प्रोविजो क्या बात करता है। प्रोवाइजो बोलता है कि अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है तो क्या, अगर 2 साल में मान के चलो कंक्लूड नहीं हुआ तो क्या करेंगे,
कुछ तो होगा ना। तो उन्होंने बोला कि स्पेशल जज जो है सबसे पहले तो रिकॉर्ड कर ले रीजंस, है ना। क्या रिकॉर्ड करेगा रीजंस? ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड करेगा कि 2 साल में क्यों कंक्लूड नहीं कर पाए, कि एविडेंस नहीं आया या कोई भी जो भी XYZ रीजन होगा, बस उसको रिकॉर्ड करना है। फिर उन्होंने बोला चलो ये रिकॉर्ड कर भी लिया, तो कितना फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो इस चीज को, आप जो 2 साल का पीरियड है उसको कितना एक्सटेंड कर सकते हो फर्दर पीरियड को, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो रीजन वगैरह रिकॉर्ड करने हैं, उसके बाद आप एक बार में 6 महीने बढ़ा सकते हो, बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एट अ टाइम। एक बार में 6 महीने बढ़ा सकते हो, ठीक है भैया। तो एक बार में तो 6 बढ़ा सकते हैं, बट जो ये एक बार है ये कितनी बार बढ़ा सकते हैं? मन में क्वेश्चन आया? आगे देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हाउ एवर दैट द सेट पीरियड जो है ना विथ सच एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट एक्सीड ऑर्डिनरीली 4 years इन एग्रीगेट। अब इसको समझेंगे आराम से। देखो क्या बोला है कि सबसे पहले तो इन्होंने बोला 2 साल में कंक्लूड होना चाहिए। अगर 2 साल में कंक्लूड नहीं होता है तो इन्होंने बोला कि इसमें प्लस करके मैं लिख देता हूं नीचे कि 6 मंथ एक बार में, ठीक है। एक बार में 6 मंथ आप बढ़ा सकते हो। और इन्होंने एक और नीचे पॉइंट बोला कि ये पहला वाला 2 साल मिला के और जो फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड है, फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड है, इसको मिलाकर एग्रीगेट में 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार रीड कर देता हूं। सेड पीरियड टुगेदर विथ सच एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट एक्सीड ऑर्डिनरली 4 years इन एग्रीगेट। एग्रीगेट की बात कर रहा है, इन दोनों को मिलाकर 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या निकलता है कि जो ये वाला पीरियड है ये कितना होगा? 2 साल होगा ऑब्वियसली। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा मिटाकर अच्छे से रब करके लिख देता हूं, ठीक है। तो हम यहां पर ये मान सकते हैं कि ठीक है, कि ये वाला जो पीरियड है ये भी 2 साल होगा, तभी तो एग्रीगेट बोला है कि 4 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये 2 साल कैसे निकलेगा, जबकि ये तो बोल रहे हैं 6 महीने एक बार में। तो इसका मतलब है कि 6 महीने एक बार, फिर जब दूसरी बार बढ़ाएंगे तब भी 6 महीने, फिर तीसरी बार बढ़ाएंगे तब भी 6 महीने, और चौथी बार भी बढ़ाएंगे 6 महीने। तो 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने कितना हो गया? गिनती वगैरह तो आती है ना आपको। 2 साल हो गया नहीं हो गया? 24 महीने हो गए। 24 महीने मतलब कितना? 2 साल। तो ये जो 2 साल है ये पहुंच जाएगा यहां पर, और इनका एग्रीगेट 4 साल हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको आप चाहो तो इस वीडियो को रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल रहेगी ऐप पर, तो आप इसको देख सकते हो और इजीली इसको समझ सकते हो। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे नॉर्मली कितने में कंक्लूड करना है? 2 साल। 2 साल में नहीं कर पाए तो क्या होगा भैया? एक बार में 6 महीने बढ़ा सकते हो। 6 महीने कितनी बार बढ़ा सकते हो? 4 बार। क्यों? क्योंकि नीचे बोला गया है कि 4 साल से ज्यादा दोनों का मिला के एग्रीगेट नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। सेक्शन 5 जो है हम कल से करेंगे। सेक्शन 5 आगे आप चाहें तो इतना देखें, आज इसको प्रिपेयर करें अच्छे से। इसको जहां जहां मैंने एमसीक्यूज बताए हैं आपको, आ सकते हैं आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसा मैंने बताया है वो पॉइंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जो भी मैं आपको टेस्ट वगैरह ऐप में अवेलेबल कराऊंगा वो काफी इन क्वेश्चन से भी बेस्ड होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दूंगा कि जहां पर आपका थोड़ा सा नॉलेज हम टेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस भी आपके वहां पर प्रिपेयर हो जाएंगे। जो चीजें मैं यहाँ नहीं बताऊंगा थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगी उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा उन टेस्ट में, जिससे वो चीजें भी आपकी तैयारी हो जाए। तो दूसरों से तो आप ऑलरेडी बहुत बेहतर करने वाले हो एग्जाम में, ये मेरी आपसे गारंटी है कि इतने क्वेश्चंस, इतने एमसीक्यूज और इतने तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपको ये तरीके भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर आपको कैसे निकालना है एमसीक्यूज में, या जो हम कहते हैं ना एक फ्लूक मारते हैं, तुक्का मारना है, तो एक बेहतर तुक्का कैसे लगाया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। जब आपको आंसर नहीं मालूम है या आंसर थोड़ा बहुत मालूम है बट प्रॉपर नहीं मालूम है, तो भी बेहतर तुक्का या बेहतर फ्लूक कैसे लगाएंगे वो भी ट्रिक्स वगैरह आपको सब मिलेंगी। इनमें एक्ट्स में जो डेट्स वगैरह हैं या कुछ सेक्शन को कैसे याद करना है, ये सारी ट्रिक्स भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द एक्ट, मतलब जब भी ये एक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगी, जिससे आप मेहनत करो। ऐसा ना हो कि बस मैं आपको ट्रिक्स देते जा रहा हूं, आप बोल रहे हो कि चलो बढ़िया है ये ट्रिक्स वगैरह मिल रही है कर लेंगे आराम से यार, ठीक है। तो आलस नहीं करना है, ध्यान देना है। तो अभी अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना कल मिलते हैं। ओके ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं तक
आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें, नहीं हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हो, नंबर वगैरह आपके पास सब है ही सही, तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लासेस से रिगार्डेड अगर कुछ करना है तो भी आप पूछ सकते हो। नंबर अगर मैं आपको फिर से बता देता हूँ 6263186158 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भी हमें कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आता है तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको उस चीज का आंसर दे दूंगा। चलिए ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं, सेक्शन 5 से कंटिन्यू करेंगे।